So good morning everyone and I welcome you all to Saurabh Pandey UPSC यूट्यूब चैनल में। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। और मैं आपके लिए जो पीडीएफ है एक बहुत स्पेशल टाइप से पीडीएफ बना रहा हूँ जिससे कि आप इजीली चीज़ों को रिवाइज कर सकें। ये पीडीएफ आपको अब जो मिलेगा वो एक स्पेशल एक मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है जिसमें द हिंदू समरी नाम से, तो वो नीचे लिंक आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से ही आपको पीडीएफ मिलेगा। बिकॉज होता क्या है कि आप पुराने पीडीएफ आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप मुझे रेगुलर बेसिस पे मैसेज करते रहते हैं। और जो आपका मेन चैनल है सौरभ पांडे यूपीएससी, उसमें और भी कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। तो हिंदू के लिए एक अलग से मैंने पीडीएफ, सिर्फ पीडीएफ के लिए एक अलग से आपके लिए चैनल बन गया है और उसका लिंक मैं आपको डाल दूँगा, ठीक है। तो उसमें द हिंदू समरी नाम से वो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आज 24 फेब है और आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये पीडीएफ है कि आप आराम से इसको अपना लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपना रिवाइज कर सकते हैं। अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, अलग अलग जो पेज के अंदर आते हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स सी, डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट द ग्रे जोन कन्फ्लिक्ट। अब देखोगे न्यूज़ वाला पेज अगर आप उठाओगे तो उसमें जो है ग्रे जोन कन्फ्लिक्ट के बारे में चर्चा की गई है। तो ग्रे जोन कन्फ्लिक्ट है क्या? तो व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रे जोन कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रे जोन कन्फ्लिक्ट, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होती है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, और जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी सरकार जो बाहर कोई देश है, मतलब कोई देश है और वो चाहता है कि अगर इस मतलब इंडिया के अंदर कोई गवर्नमेंट पावरफुल है और वो पावर में ना रहे क्योंकि उसका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो कुछ इस तरीके की चीज़ों को फैलाना। मान लो सपोज़ करो कि जिससे कि समाज के अंदर डिवीज़न क्रिएट हो या इंटरनेशनल लेवल की किसी इशू से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। ऐसी स्थिति जब होती है उस समय इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। इसमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा को स्प्रेड किया जाता है। इसमें मेनली जो पीस, यूनिटी है, ये सब चीज़ें ख़राब करने की बात की जाती है, ये एक है। उसके बाद इकोनॉमिक प्रेशर डालना, कई प्रकार के सैंक्शंस इम्पोज करना, ब्लैकमेल करना, ये आपका रहता है जिससे कि जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो आपका अफेक्ट हो। उसके बाद जो मटेरियल सपोर्ट है टू सब स्टेट एंटिटी, मटेरियल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर रिबल्स, तो ये रहता है। जैसे सपोज करो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसमें जो रिबेलियन ग्रुप होगा, इंसर्जेंट ग्रुप होगा, उसको चाइना मदद कर दे। तो इस तरीके का है जो जो अपना एक एंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जो आपका एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी कैरी करते हैं, तो उनको सपोर्ट कर देना, तो जिससे अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको पाया जा सके। तो ये भी ग्रे जोन टेक्निक के अंदर आता है। फिर ग्रेजुअलिज्म, इसमें जो हाइब्रिड वॉरफेयर टेक्निक है उनका इस्तेमाल करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होती है। उसको इस्तेमाल किया जाता है विथ ओनली शॉर्ट टर्म टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, जैसे साइबर स्पेस का इस्तेमाल करना। और यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट ऑफ विक्ट्री इन द कन्फ्लिक्ट बाय ऑल पार्टीज़, रिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ अलायंस, इंटरनेशनल नॉर्म्स, ऐसे बहुत सारे लेवल है कि किस तरीके से हमें हमारे जो बेसिस है अलायंस के वो क्या हो सकते हैं, या इंटरनेशनल सर्टन नॉर्म्स हैं उन पे रिवीजन करना, ये सब चीज़। तो यहाँ पे ग्रेजुअलिज्म भी, ये भी एक प्रकार का ग्रे जोन टेक्निक के रूप में कंसिडर की जाती है। तो जनरली जैसे जब असल में युद्ध नहीं है, मतलब जब दोनों देश की आर्मी आमने सामने नहीं है और पीस का टाइम चल रहा, उस समय जब एक प्रकार का वॉर अपनाया जाता है उसे हम ग्रे जोन कन्फ्लिक्ट कहते हैं। और उसमें कई प्रकार के टेक्निक, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये टेक्निक्स आपकी आ जाती हैं। ऑल दीज आर द टेक्निक्स वी कैन से रिलेटेड विद। तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो गया, प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर हो गया, मटेरियल सपोर्ट टू द सब स्टेट एंटिटी हो गया, और ग्रेजुअलिज्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो पीडीएफ बढ़िया तरीके से, आपको कुछ नहीं, बस इसी को रिवाइज करो बढ़िया तरीके से। आप लोग का प्रीलिम्स है तो मुझे पता है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, तो आई एम ट्राइंग कि आपका सेशन सारा एक टाइम बाउंड मैनर में हो और सारा कंटेंट कवर रहे। आपका जो समय है पीडीएफ के लिए भी मुझे इसमें काफ़ी मेहनत लग जाती है, एक डेढ़ घंटा आप मानो एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि प्रॉपर पीडीएफ है, एक वेल अरेंज पीडीएफ है। तो बस आपको अपने लैपटॉप में इसको अपना मर्ज करके पढ़ लेना है। तो ये आपको एक नए टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, द हिंदू समरी नाम से। द हिंदू समरी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें ये सिर्फ पीडीएफ आपको मिलेगा। तो उस पर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा।
और उसमें फिर पुराने पीडीएफ भी आई विल पुट, मतलब जो इस फॉर्मेट में नए प्रकार के पीडीएफ हैं। तो ये थोड़ा आपका समय बचा लेगा काफ़ी हद तक। जो 25 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ऊपर है, नोट्स बना सकते हैं या फिर आप पीडीएफ का इस्तेमाल करके ई नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें एक और चर्चा हम लोग कर लेते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के कंसेप्ट के बारे में। देर इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज हाइब्रिड वॉरफेयर। तो हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या है, जिसमें मल्टीपल कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल को आप कंबाइन कर रहे हो, मल्टीपल कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल टेक्निक को आप कंबाइन कर रहे हो। तो जैसे मान लो वॉर का जो है सिस्टम वो तो है ही, बाकी साइबर अटैक कर रहे हो, इकोनॉमिक वॉरफेयर कर रहे हो, जो मिलिट्री फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, इरेगुलर फोर्सेस, लोकल अनरेस्ट क्रिएट करवा रहे हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिप्लोमेसी, ये सब चीज़ें। तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना आप गाड़ी के लिए बोलते हो ये पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है तो हाइब्रिड हो गई। तो एक कन्वेंशनल वॉर होगी जो आपका वॉर होती है नॉर्मली आर्मी के बीच में, उसके अलावा भी दूसरी तरीके अपनाना, साइबर अटैक करके पूरे सिस्टम को डैमेज कर देना, या आर्थिक लेवल पे वॉरफेयर करना। जैसे कुछ ऐसा कर दिया, जैसे मान लो इंडिया केस में क्या है कि पेट्रोल डीजल के प्राइस इतने बढ़ जाए कि इंडिया का पूरा इन्फ्लेशन आ जाए और उसको अपनी दिक्कतें फेस करने लग जाए, है ना। तो इंडिया इसलिए अपने ऑप्शंस को ओपन रखता है। मल्टीपल ऑप्शंस रहने से क्या है कि अगर आप एक पे निर्भर करोगे और उसने ट्रस्ट बीच कर दिया तो आप तो गए, मतलब बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये इस वजह से हम मल्टीपल ऑप्शंस को ओपन करके रखते हैं। तो ये जो तरीका होता है जिसमें हम कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल टूल को कंबाइन करके, या फिर आज के समय में जो नया फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर बोलता है, तो ये जो नया फॉर्म ऑफ है, इस नए फॉर्म में कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसे हम इसी को वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज हाइब्रिड वॉरफेयर, यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज हाइब्रिड वॉरफेयर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पापा डिटेक्ट CMEs। अब ये पापा मतलब ये समझना है कि पापा मतलब आपके पापा या किसी के पापा की बात नहीं हो रही है, ये एक पेलोड है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो न्यूज़ वाले पेज में ये चीज़ आई हुई है अबाउट पापा के बारे में। ठीक है, तो अब ये मत सोचना कि सर पापा के बारे में पढ़ा रहे हैं ना सर, ये हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है। तो यहाँ पापा जो है, पापा मतलब ये अलग तरीके के पापा हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, एक मिशन हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है अगर आपको याद हो, वो है आदित्य L1। यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट, आगे अभी डिस्कस भी करेंगे। आदित्य L1 करके एक मिशन है। तो ये जो आदित्य L1 मिशन है, इसके पेलोड्स हैं, कई सारी चीज़ें कैरी कर रहा है। ठीक है, इट कैरीज मैनी थिंग्स। तो ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं पेलोड कई तरीके से कैरी करता है, जैसे VELC, SUIT, सोलेक्स, HEL1OS, एस्पेक्स, पापा एंड मैग। तो यहाँ भी अलग अलग, जैसे कोरोना इमेजिंग, ये सब चीज़ें क्या है, ये आपके जो है कोरोना इमेजिंग है ना। इसके बाद फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, इस ये आपका एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये सोलर विंड को डिटेक्ट करना। पापा का काम क्या है, सोलर विंड को, सूरज की बात की जाए तो है ना, इसके सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, इसको करना। ये सब टॉपिक्स आगे डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझो कि पापा बेसिकली कौन है। पापा जो हैं आदित्य L1, आदित्य L1 में जो पेलोड भेजा गया है उनमें से कई पेलोड में से एक जो है पापा जी हैं। ठीक है, तो ये पेलोड्स होते हैं, जैसे ये पापा जी यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, ये पापा जी यहाँ लगे हुए हैं, तो ये आपके पापा हैं, मतलब आपके नहीं, मतलब इसमें आदित्य L1 के पापा हैं ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी इसमें जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो हमें जाननी है वो है अबाउट दिस मिशन। ठीक है, इस मिशन की अगर बात किया जाए, तो अगर इस मिशन की बात किया जाए तो वी हैव लाइक आदित्य L1 पहला इंडियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि सोलर जो है सोलर मिशन है, सूरज को ऑब्जर्व करेगा। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, कर दिया गया है, PSLV एक्सेल के द्वारा जो है ये लॉन्च व्हीकल है जिसका इस्तेमाल करके लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से। L1 लैंग्वेज पॉइंट है, इसको भी आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे इसको डिप्लॉय किया गया है। L1 पॉइंट है जो कि सन और अर्थ लाइन के बीच में लोकेटेड है। लॉन्च डेट इसकी मतलब सितंबर 2023 में इसको लॉन्च कर दिया, ऑलरेडी कर दिया गया है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है दैट इज़ कि अंडरस्टैंड करना कोरोना, सोलर विंड, सोलर एटमॉस्फेयर, सन फ्लेयर्स, इन सब को स्टडी करना। ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को पूरा स्टडी करना। तो पापा जी ने जो है, मतलब पापा जो हैं पेलोड हैं आपके जो आदित्य L1 के, तो पापा ने जो है एक इमेज भेजी है रिलेटेड विद द कोरोनल मास इजेक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है ये। तो लेट्स सी, इसमें सबसे अच्छा, इससे पहले एक ये देख लेते हैं L1 पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देयर इज़ दिस टर्म कॉल्ड एज लैंग्वेज पॉइंट। ये एक शब्द यूज़ होता है,
जिसे बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। ये लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे मान लो ये सूरज है और ये सन है, ये मून है, इसके बीच में लैग्रेंज पॉइंट है। तो अलग अलग लैग्रेंज पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 L5। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है सन और अर्थ का, वो एक दूसरे को बैलेंस करता है। जैसे मान लो आप खड़े हो, ठीक है, जैसे आप खड़े हो, आपका एक हाथ एक पर्सन इधर खींच रहा है, एक पर्सन इधर खींच रहा है। तो आप अगर मान लो इसने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो आप इधर को गिर जाओगे, अगर इसने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो आप इधर गिर जाओगे, लेकिन दोनों का अगर बैलेंस है तो आप एक जगह खड़े रहोगे। कुछ इसी तरीके से है। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसको इधर खींच रहा है, सन का ग्रेविटेशनल पुल इसको इधर खींच रहा है। जब ऐसी स्थिति है तो ये क्या है कि ये जब दोनों, ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑलमोस्ट जो एक दूसरे का वो बैलेंस कर दिया जाता है, तो एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। और ये जो पॉइंट है इसे लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ से लगभग आई थिंक 15 मिलियन, एक बार चेक करना, यहाँ से सूरज लगभग 15 मिलियन किलोमीटर और दूर है, एक बार चेक करना, आई थिंक यही है। तो आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट में इसको किया गया है। तो यहीं पे पापा जो है आदित्य L1 के साथ जुड़े हुए पेलोड हैं और वो सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब एक और आपके मन में आना चाहिए, जो हमने टर्म यूज़ किया है, इमेज जो है आगे होगी, तो एक और जो पॉइंट हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ बेसिकली कोरोनल मास इजेक्शन। एक ये टॉपिक आ जाता है, तो CME शॉर्ट इसके लिए बोलते हैं। इसमें प्रीलिम्स में भी अगर आप देखोगे तो प्रश्न बना हुआ है कई बार। तो ये क्या है, ह्यूज बबल्स ऑफ गैस विद इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि इजेक्ट किया जाता है सन के द्वारा कई घंटों। जैसे अब इस पर अगर आप देखोगे तो पहले तो ये देख लो कि यहाँ कोरोना शब्द मेंशन्ड है, तो ये क्या है। तो जैसे सूरज का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हर एक पेलोड को स्टडी करने के लिए अलग अलग, मतलब हर एक स्ट्रक्चर जो है, या आप कह सकते हैं सूरज के जो अलग अलग हिस्सा है उसको समझने के लिए अलग अलग पेलोड्स जो हैं वो आपके मौजूद हैं। तो जैसे ये है आपका फोटोस्फियर, एक है, ठीक है। जैसे ये आपके पास फोटोस्फियर है, दिस इज़ फोटोस्फियर। ये सन स्पॉट्स हैं। सन स्पॉट्स ऐसे रीजन हैं सूरज में जहाँ पे टेम्परेचर कंपेरेटिवली लोअर होता है। ये फ्लेयर्स हैं, मतलब एक प्रकार से जैसे आप गीला कपड़ा है, गीला कपड़े में अगर आप ऐसे झटकोगे तो पानी की बूंद, अगर कोई सामने खड़ा है तो उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरेंगी। ऐसे ही क्या है कि सूरज से ऐसे कई चार्ज पार्टिकल्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, है ना, तेज़ी से रिलीज़ होते हैं। जैसे ये डायग्राम आप देखोगे तो ये आपके चार्ज पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फिर उसके बाद क्रोमोस्फियर है, कोरोना है। तो कोरोना देखोगे कि बाहरी लेयर है, सूरज का जो बाहरी लेयर है ना उसका नाम कोरोना है। फिर ये कोरोनल होल है, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्ट्रक्चर्स हैं, सूरज का ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको आइडिया होना चाहिए। प्रीलिम्स में अगर आप देखो तो सोलर फ्लेयर्स पे ऑलरेडी प्रश्न इन्होंने यूपीएससी ने फ्रेम कर रखा है, और इसलिए पता होना चाहिए, है ना, सोलर फ्लेयर्स के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी और भी दूसरी भी चीज़ें हमें पता होना चाहिए जो हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सोलर फ्लेयर। जैसे सूरज है, या कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोना बाहरी आउटर मोस्ट लेयर है, एटमॉस्फेयर जो हम सूरज की बात करें, इसी से चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और ये ऐसे विंड का फॉर्म लेके या फ्लेयर का फॉर्म लेके आगे की तरफ मूव करते हैं। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ये पूरा का पूरे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं अर्थ पर बहुत अधिक डैमेज कॉज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जब सूरज से निकलने वाले ये पार्टिकल्स हैं, इनका इंटरेक्शन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से होता है, तो उस जो इंटरेक्शन है उसको क्या बोला जाता है, व्हाट वी कॉल इट, है ना, इंटरेक्शन को क्या शब्द जो है यूज़ किया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसके बारे में बताओ। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी है, ठीक है। तो जो पापा हैं, मतलब जो पापा आपके जो पेलोड है आदित्य L1 में, तो उन्होंने मतलब इस इमेज जो है आप कह सकते हो कि सेंड की है, और उसमें कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है कोरोनल मास इजेक्शन का, तो उसके बारे में कुछ जानकारी जो है सामने रखी है। अब पापा क्योंकि नाम इसलिए बड़ा सम्मान के साथ बोलना पड़ रहा है, ठीक है, बट पापा एक पेलोड है, ये ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एवलांच के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो ऐसे टॉपिक्स आपके लिए निकल कर आते हैं, बार बार मैं इसी चीज़ को कहता हूँ कि टॉपिक्स हमें देखना है कि अच्छा क्या यूपीएससी के सिलेबस से टॉपिक्स निकल कर आते हैं। अब यहाँ पे एक बढ़िया टॉपिक निकल कर आया है, एवलांच। ऑल दो साइड इंसिडेंट हुआ है कश्मीर गुलमर्ग रीजन के अंदर, और ये अभी जो मतलब जो वहाँ पे कमिटी थी जिसने ये सब देखा, इन द सेंस कि पूरा इन्वेस्टिगेशन और सामने रिपोर्ट रखी, कि उसमें क्या था कि जो ये स्कीयर्स होते हैं ना, जो वो पैरों में कुछ बांध लेते हैं और फिर वो मतलब ऐसे जो है ये बर्फ़ में वो करते हैं, स्कीइंग करते हैं,
तो वो ऊपरी ऐसे हिस्से में चले गए जहाँ पे करना नहीं चाहिए था। आप ये समझो कि जो एवलांच कॉज हुआ है उसमें ह्यूमन फैक्टर है। तो हुआ ये कि वो ऐसी जगह पे जाके और वहाँ पे जब मूवमेंट किया तो बर्फ़ नीचे को गई और वो एवलांच के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो जनरली ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर से एवलांच कम ही आता है, नेचुरल फैक्टर जो है आगे हम डिस्कस करेंगे उसकी वजह से होगा। लेकिन जो कमिटी है उसने ये हाईलाइट किया कि ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर की वजह से वो जो 7-8 जो भी लोग थे वो ऐसी जगह से स्कीइंग करने चले गए जहाँ पे अलाउड नहीं था। और वहाँ से जब उन्होंने किया तो क्योंकि उसका पूरा का पूरा उसको देखा नहीं गया कि अच्छा क्या स्थिति कैसा क्या है, तो उस पे जब उन्होंने मूवमेंट किया तो बर्फ़ जो है वो पूरा टूटी और फिर नीचे अवलांच के रूप में चली गई। और उससे फिर कुछ लोग की शायद 1 या 2 लोग की डेथ भी हुई है। अब अगर एवलांच की बात करें तो जैसे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। जैसे मान लो एवलांच का कॉज देख लेते हैं, तो देखो ये पूरी बर्फ़ है, बर्फ़ की पूरी लेयर है। अच्छा, ये टॉपिक आपके लिए ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे ही टॉपिक्स बनते हैं ज्योग्राफी में, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन इंक्लूड इट अंडर, हम इसको जो कई जैसे अर्थक्वेक और कैटेगरी में जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं या जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में रख सकते हैं। अब एवलांच जब होता है तो टेम्परेचर जो है टॉप लेयर ऑफ द स्नो में डिक्रीज होता है, मतलब ऊपरी हिस्से में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और नीचे ये जो हिस्सा है जो कि ग्राउंड के थोड़ा क्लोज है, यहाँ पे क्या है, जो स्नो क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड मेंटेन इट्स टेम्परेचर। अब इसमें दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। जैसे ये ऊपरी हिस्से में टेम्परेचर टॉप का जो है डिक्रीज होता है और ये नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो ये दोनों में टेम्परेचर होता है। अब इससे इवापरेशन जो है ना, इवापरेशन शुरू हो जाता है लोअर लेयर में। जैसे ही इसमें इवापरेशन होने लगता है क्योंकि इसमें कंपेरेटिवली टेम्परेचर हाइयर है। जो अपर लेयर है स्नो है ये इसका ग्रिप छोड़ देती है और ये फिर नीचे पूरा का पूरा गिर जाता है, पूरा का पूरा फिर एवलांच के फॉर्म में गिरता है। तो आप समझना है, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ऊपरी हिस्से का टेम्परेचर कम होगा, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है, लेकिन टेम्परेचर क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर आपका कंपेरेटिवली हायर है, यहाँ इवापरेशन होगा हाई टेम्परेचर से, फिर हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये बर्फ़ टूट जाएगा पूरा इससे और ये ऊपरी हिस्सा इसको होल्ड कर नहीं पाएगा, तो पूरा बर्फ़ नीचे की तरफ जाएगा एंड इट विल कॉज एवलांच। तो अगर आपसे पूछे कि मैकेनिज्म क्या है एवलांच के फॉर्मेशन का, तो ये भी याद रखना है। जैसे अब आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं, या कोई टीचर अगर आपको पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के नाम पे आपको क्या पढ़ाएंगे, स्पीसीज़ आई है कोई, और ये सब चीज़ें चलती रहती, तो वो इतनी स्पीसीज़ भी नहीं करनी है हर एक, है ना, मतलब आप कोई बायोलॉजिकल एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस ऑफ फेनोमेना जानना जरूरी होता है ज्योग्राफी कंटेक्स्ट में। अब यहाँ पे और देख लेते हैं एवलांच में। देखो एक होता है स्लैब एवलांच होता है, जैसे इसमें 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चीज़ें आती हैं नीचे को जाती हैं, तो ये हाई डेंसिटी। फिर एक पाउडर स्नो एवलांच होता है जिसमें आप सोचो 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर स्पीड से तो कौन ही बच पाएगा। तो डेंजरस विंड्स जो हैं तेज़ी से, मतलब वो भी और बहुत डेंजरस विंड भी साथ में ब्लो करती है, ये सब पाउडर स्नो एवलांच बोलते हैं। एक होता है ग्लेशियर एवलांच जिसमें बहुत हाई स्पीड होती है, ऐसे टूट के नीचे की तरफ आपका गिरता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो स्लैब एवलांच में क्या होता है कि फ्रेश डैम स्नो या ओल्ड और स्नो ब्रेक करता है ना, तो जैसे इस टाइप से ब्रेक करके नीचे को जा रहा है। फ्रेश पाउडर मतलब थोड़ा सा छोटे छोटे पार्टिकल में स्नो फॉल करता है नीचे इस तरीके से। फिर ये जो एज हैं ग्लेशियर्स के, वो ब्रेक होके और फिर एवलांच कॉज करते हैं, ग्लेशियर के एज टूट के और फिर एवलांच कॉज करते हैं। तो देखो आपके लिए इसमें बहुत बढ़िया प्रश्न क्या बन सकता है कि एवलांच होते क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है। तो 15 नंबर का प्रश्न बन सकता है बढ़िया तरीके, अगर आपने इसको कर लिया हाई स्कोरिंग आ गया, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये टाइप्स आपने कर लिया। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बार बार रिमाइंड फिर से करा देता हूँ कि पीडीएफ मैं आपको एक हिंदू का नया मैं टेलीग्राम चैनल आई हैव क्रिएटेड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, द हिंदू समरी नाम से, वहीं पे पीडीएफ इसका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल है उसमें और भी कंटेंट आपके शेयर होता है, तो दोनों टेलीग्राम चैनल का आपको हिस्सा बनना है तो आप वो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वही प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है ना, कि एवलांच आपके बनता कैसे है। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कॉजेज़ की बात की गई है, तो कॉजेज़ में एक तो टेम्परेचर में वेरिएशन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो जैसे टेम्परेचर इनसाइड द अपर जो है वो ड्रॉप करेगा, ऊपरी और नीचे वाला जो ये हिस्सा है इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा हाइयर होता है, इवापरेशन होता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इवापरेशन होगा, फिर ये होल्ड चला जाता है, तो ये है ना, तो पूरा का पूरा बर्फ़ नीचे की तरफ चला कॉज हो जाता है। एवलांच में लूज स्नो एवलांच, ट्रफ एक होता है, जंपिंग एवलांच होता है, तो यहाँ पे दे स्लाइड डाउन द इंटायर सरफेस ऑफ द स्लो, तो इसे लूज स्नो एवलांच, मतलब पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। ट्रफ में ये एवलांच होता है जिसमें नैरो गलीज क्रिएट होती है, मतलब पूरा नीचे नहीं आएगा, कुछ ऐसा हिस्सा छोटा सा वो नीचे आएगा। जंपिंग इसमें फ्री फॉलिंग एवलांच है, मुँह एजेस के अलॉन्ग जो है वो चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं।
तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको याद रखना। टाइप्स की अगर हम बात करें, उसके ऊपर भी हमने टाइप्स देखे थे, तो ये वो भी टाइप्स इसी के समान थे। तो ये पूरे के पूरे कंटेंट आपका कवर हो गया। अब आपको फिर एवलांच इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ोगे। हाँ, एक चीज़ देख लेना इंडिया में कि अगर कोई गाइडलाइंस होंगी एवलांच के कंटेक्स्ट में, तो वो आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, अमेंडमेंट इन द सरोगेसी रूल के ऊपर देख लेते हैं। तो ये आप वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ में आप लिख सकते हैं या पॉलिटी सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया सरोगेसी रूल 2022, और उसमें आपका जो है नोटिफाई किया गया कि दोनों जो गैमेट्स नीड नॉट टू कम फ्रॉम अ मैरिड कपल इन केस दे आर सर्टिफाइड एज सफरिंग फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन। तो सरोगेसी में होता क्या है कि जैसे किसी कोई दूसरी जो वुमेन है उनके अंदर जो जैसे जो फर्टिलाइज्ड जो है आप कह सकते हैं कि उसको प्लांट किया जाता है, और फिर जो बेबी है उसको कैरी दूसरी जो महिला है वो उनके द्वारा किया जाता है, उसे हम सरोगेसी कहते हैं। अब इसमें जैसे नया रूल ये है कि मान लो कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हो जाएं जिसमें पॉसिबिलिटी होती है कि मान लो जो भी आपके गैमेट्स हैं वो नहीं बन पा रहे हैं मेल या फीमेल के, तो इसमें तो फिर मतलब पहले ये रूल था कि अगर नहीं है तो फिर सरोगेसी नहीं कर सकते। तो अभी कहा है कि एटलीस्ट एक एक जो है मैरिड कपल की बात करें, लाइक ऐसा नहीं कि बोथ गैमेट डिड नॉट कम फ्रॉम, नोटिफाइड दैट बोथ गैमेट डिड नॉट कम फ्रॉम मैरिड कपल इन केस दे आर सर्टिफाइड एज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल। कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन जरूरी नहीं तो उसमें गैमेट दोनों से हो, बट वो सर्टिफाइड होना चाहिए, मेडिकल कंडीशन सर्टिफाइड होने चाहिए। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, जो कपल है जो है उनके दे कैन हैव अ चाइल्ड बॉर्न थ्रू सरोगेसी बट हैव एटलीस्ट वन गैमेट फ्रॉम द इंटेंडिंग कपल। मतलब जो भी मेल फीमेल है उनमें से एक का गैमेट जो है वो स्पर्म या हुआ जो है या तो फीमेल या मेल से होना चाहिए। तो ये चेंज अभी किया गया था, पहले ये अलाउड नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, NB8 है, ये IR का टॉपिक है। इससे पहले आज तक ये टॉपिक आई हैवंट रेड, पहली बार आया। और क्यों आया? रेजिना डायलॉग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एडिटोरियल में ये दे रखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो रेजिना डायलॉग में इनको बुलाया गया है, रेजिना डायलॉग। तो NB8 क्या होता है वो जरूरी है। तो ये NB8 में मतलब 8 नॉर्डिक और बाल्टिक देश इस ग्रुपिंग के अंदर आते हैं। तो ये है ना, तो ये इसमें जैसे अभी जो कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है तो उसमें बातचीत करना, चीज़ों को सामने रखना, तो ये IR का टॉपिक बन जाता है। अब इसमें कहा गया कि हम साथ में मिलकर, मुझे NB8 कहना है कि साथ में मिलके पीस स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आएंगे, विश्व जो है रूल के अकॉर्डिंग चले, और वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे स्ट्रेंथन करना है, व्यापार कैसे बढ़ाना है, इस पर काम किया जाएगा। तो NB8 में देखो कौन कौन से देश ये सब आ जाते हैं, इधर आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लैटविया है, लिथुआनिया, ये सब NB8 के अंदर आते हैं। NB8 का मतलब नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, और उनके जो आपके ये जो देश हैं, ठीक है। तो ये देश इसके अंदर आते हैं। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में इसमें 8 नेशन है नदर्न यूरोप के, जिसमें आपके डेनमार्क भी है, फिनलैंड भी है, आइसलैंड भी है, डेनमार्क भी है, नॉर्वे है, स्वीडन है, और बाल्टिक में एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अब इसमें आपके लिए एक प्रश्न आपके लिए ये भी बन सकता है, जो एक अच्छा प्रश्न फ्रेम हो सकता है, जैसे मान लो कौन सी कंट्रीज़ नॉर्थ सी को सराउंड करती हैं, कौन सी कंट्री बाल्टिक सी को सराउंड करती हैं। तो यहाँ समझना है कि ये भी एक देश है डेनमार्क। तो ये सब मिलकर टोटल 8 कंट्रीज़ हो गए। तो ये बाल्टिक है, नॉर्थ है ना, तो बाल्टिक सी को कौन सराउंड करती हैं, ठीक है, बाल्टिक सी को और नॉर्थ सी को कौन सराउंड करती है, आप देख लेना एक बार। अब यहाँ पे क्या है कि इनका जो भी कोऑपरेशन है कि आर्थिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, स्ट्रेटजिक लेवल पे, फिर इसमें कई मतलब क्योंकि साथ में ही हैं तो कई प्रकार की इनकी हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक रूप पे, सांस्कृतिक लेवल पे या आर्थिक लेवल पे कनेक्शन है, और आपस में ये लोग कोऑपरेट भी करते हैं, जिसमें ट्रेड, इनोवेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसको किस तरीके से मेंटेन करना, इस पर वो ये जो देश हैं वो काम करते हैं। अब ये जो ग्रुप है NB8 का, इसको रेजिना डायलॉग जो कि एक भारत के द्वारा ही ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसमें कई इंटरनेशनल लेवल की चीज़ों को बातचीत की जाती है, बातचीत और ये सब जो है आपकी की जाती है। तो यहाँ पे अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी कुछ चर्चा आर्टिकल के अंदर है, उसको देखते हैं। तो जैसे डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन इसका हिस्सा है। एंड इसमें कहा कि हम साथ में ही हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज जो है वो रखते हैं, मतलब ये जो देश हैं आपस में। एंड ये भी कहा गया कि वी आर आउटवर्ड लुकिंग, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपनी की तरफ ही देखते हैं। फिर इनोवेशन ड्रिवन, हम इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। हम जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल मार्केट एरिया के रूप में काम कर सकते हैं, यूरोपियन कॉमन मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। फिर उसके बाद साइज़ जो है नॉर्डिक बाल्टिक इकोनॉमीज़ की बात करें तो इट वुड क्वालिफाई नॉट ओनली फॉर द G20 बट G10 के लिए भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं, जिस तरीके की इकोनॉमी है। उसके बाद कमिटमेंट है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करते हैं, और इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। मल्टीलैटरलिज्म है उस पर हम बिलीव रखते हैं। मतलब ये सब चीज़ें क्या है, अब ये चीज़ें क्या इंडिया के साथ भी इनकी थोड़ा सा वैल्यूज़ के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा सिमिलैरिटी आ जाती है।
क्या ना कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करना, मल्टीलैटरलिज्म पे दोनों बिलीव रखना, इंटरनेशनल लॉज जो हैं, विश्व के जो लॉज हैं उनको रिस्पेक्ट करना, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाना, ये सब है। फिर उसके बाद जो नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन है इंडिया की, अगर बात किया जाए तो कई एरियाज़ में एनर्जी ट्रांजिशन, जो हम रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर ये हमारी मदद कर सकते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात तो करें तो उसमें है, हेल्थ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्पेस कोऑपरेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर, कल्चरल और टूरिज्म के कंटेक्स्ट में भी ये काफ़ी मतलब इंडिया के साथ इन देशों का कोऑपरेशन हो सकता है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी दोनों के बीच में इंक्रीज़ हो सकता है। इंडिया और नॉर्डिक जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं वो कई प्रकार के कॉमन गोल्स भी साथ में लेकर आ रहे हैं। और कहा गया कि जैसे जो स्थिति इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर है वही स्थिति यहाँ पे भी है। तो मतलब जो बाल्टिक और नॉर्डिक एरिया है वहाँ पे भी सेम स्थिति है, रशिया अपने आप को एक्सपैंड करने का प्रयास कर रहा है। तो वहाँ पे दोनों अपने एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। एक तरफ इंडो पैसिफिक की बात की जाए तो वहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट है, और क्वाड जैसी कंट्रीज़ हैं उसकी ग्रुपिंग इंडिया भी है, और चाइना के एग्रेशन को काउंटर करना है। ऊपर वाले हिस्से में देखा जाए तो रशिया के एग्रेशन को रोकना है। तो यहाँ पे दोनों, और चाइना भी वहाँ पे प्रेजेंस अपना बढ़ा सकता है विद द हेल्प ऑफ रशिया। तो और ये है, तो इंडिया ने ये भी एक चीज़ कहा है कि जिस तरीके से आप एकदम मतलब ये इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को कहा अभी रेजिना डायलॉग में कि आपने रशिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रखा, और इस वजह से वो चाइना के क्लोज चला गया। कि है ना, जिस तरीके के प्रेशर आपने क्रिएट किया, सैंक्शंस इम्पोज किए, जो भी इस तरह की स्थिति है, तो ये है कि कोशिश करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, ऑप्शंस क्रिएट होने चाहिए, वो तो है ही। लेकिन जो भी डेवलपमेंट नॉर्डिक एरिया में हो रहा है, नॉर्डिक बाल्टिक एरिया में और इंडो पैसिफिक में, वो दोनों डेवलपमेंट्स एक प्रकार से इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ को साथ में जोड़ सकते हैं, NB8 और इनको जोड़ सकते हैं। सो ये चीज़ कहा गया। फिर इंटरनेशनल लॉ को हेल्ड करना, रूल बेस्ड ऑर्डर, फिर ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जैसे साइबर सिक्योरिटी इशूज़, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं। इंडिया कई प्रकार के ऐसे इशूज़ को फेस भी करता है, तो उसको इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे इंक्रीज़ कर सके, तो उसमें ये नॉर्डिक कंट्रीज़ काफ़ी मदद कर सकते हैं। और इसके बाद इंडिया की जो लीडरशिप है कई लेवल पे, जैसे G20 और इन सब में भी इंडिया ने शो किया है, इंडिया ने हाईलाइट किया है ग्लोबल सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को कैसे इम्प्रूव और इंक्रीज़ जो है किया जा सके, और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड कैसे लेकर आया जाए। मतलब ये NB8 जो है कहना है, और इसमें इंडिया और NB8 जो देश हैं वो साथ में काम कर सकते हैं, विश्व एक साथ जुड़ा रहे, अपनी वैल्यूज़ को शेयर करे, एक साथ कार्य करे, ऐसा है। ग्लोबल हेल्थ क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ों पे काम करना, ऐसे करना, एक इंटरनेशनल सिस्टम जो है डेवलप करना इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें एक प्रकार से जो कॉमन प्लैनेट है पूरा का पूरा, वी कैन से कि मतलब जो प्लैनेट है वो तो सभी मतलब लाइक वी कैन से कि पूरा का पूरा जो प्लैनेट है उसमें सबको साथ में काम करना पड़ेगा, तभी अर्थ एज अ प्लैनेट के रूप में हम उसको प्रोटेक्ट कंजर्व कर सकते हैं। तो ये उस माइंडसेट के साथ इम्पॉर्टेंट हम काम करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही पावरफुल बन जाए और हम ही सिर्फ जो है अपने बेनिफिट के लिए ही सोचें। सो ये चीज़ कही गई है। सो दिस इज़ एन एम्बिशन दैट वी शेयर विथ इंडिया एंड वन वेयर आवर इन्हांस्ड कोऑपरेशन कैन मेक द डिफरेंस। तो कोऑपरेशन अगर साथ में होगा तो बहुत सारे लेवल पे दोनों के बीच में काफ़ी हद तक वी कैन से कि कोऑपरेशन होने से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पाया जा सकता है। ठीक है। सो हर सैटरडे को मैं आपको निबंध के टॉपिक्स देता हूँ। तो आज का निबंध का टॉपिक देख, द स्पिरिट इज़ बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन, नो वन कैन ब्रिंग एन एंड टू एन स्पिरिट विच इज़ एवर लास्टिंग। तो ये आपको 1100 शब्दों में लिखना है। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे आप आंसर जो है लिखें, और यहाँ पे देखो किसी क्वेरी के लिए आप मुझे इसमें मैसेज कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। अभी कोर्सेज जो चल रहे हैं, जैसे संडे को आपका टेस्ट है, जो 20th टेस्ट है वो शेड्यूल्ड है। ठीक है। तो सैटरडे और संडे थर्सडे और संडे 2 टेस्ट आपके होते हैं रात को 9 बजे, सौरभ पांडे CSE ऐप में, सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर होते हैं, उसके अंदर टेस्ट हैं। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, सौरभ पांडे UPSC.com पे जाओगे तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये कोर्स प्लीज़ मिस ना करें अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 250+ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो ये बहुत अल्टीमेट कवरेज है, जिसमें प्रीलिम्स पॉइंटर्स भी देता हूँ, प्लस जो डिटेल्ड लेक्चर है जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ वीडियो लेक्चर मैं आपको देता हूँ बढ़िया। अभी हम लोग पॉलिटी का कवर कर रहे हैं, अल्टीमेट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। कल हमने जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के कंटेक्स्ट में चीज़ें कवर की थी, और प्रिविलेज मोशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो बहुत अल्टीमेट कंटेंट है, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना। और ये जितना भी कवरेज है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मतलब करंट अफेयर्स भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। हर सब्जेक्ट के आप एडवांस टॉपिक्स इस कोर्स के माध्यम से कवर कर लेंगे। ठीक है। तो कैसे ज्वाइन करना है, आप सौरभ पांडे UPSC.com पे जाओ, यहाँ पे आपको करंट अफेयर का कोर्स दिखेगा और यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज दिखेगा। दोनों में आप क्लिक कर सकते हो, क्लिक करोगे फिर ये ओपन होगा, यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। तो ये सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके ही आपको ज्वाइन करना है, कहीं लॉगिन कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे आपको
नंबर डाल के अपना लॉगिन करके और ज्वाइन कर लेना है। क्लास भी आप लैपटॉप में देख सकते हो, चाहे आपके पास एप्पल का लैपटॉप हो या किसी का। ऐप में क्लासेस देख सकते हो, ऐप से कोर्स बाय नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके तो अपने मोबाइल फ़ोन पे भी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो ये सारी है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे मैसेज करें या फिर इस पर मुझे मेल करें। और ये सारी चीज़ें अभी कई कोर्सेस मैं लेकर आपके लिए आऊँगा, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस का कोर्स आपका रहेगा, एग्रीकल्चर का कोर्स रहेगा और IR का कोर्स रहेगा। बाकी जो जैसे इकोनॉमी की क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे चलती रहेंगी। नेक्स्ट क्लास आपकी इकोनॉमी का 3rd लेक्चर जो है वो आपका मंडे को 11:30 बजे होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।